स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में आपका स्वागत है। और हमने यहाँ तक कर लिया था, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ ना कि आप हिस्ट्री की आपकी ऐसी समझ बन जाए ना, जिससे आप सिर्फ और सिर्फ सवालों को ही हल ना करें, बल्कि कोई भी टॉपिक आपके सामने आए ना तो आप बिना बुक उठाए आप ऐसे सामने वाले को समझाएं ना कि उसको लगे कि वाओ, सीधे उसके मुंह से निकले वाओ। तो मैं पिछले वाले वीडियो में आपको बताना भूल गई थी, आधुनिक। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत, पढ़ रहे हैं ना। आपने देखा होगा कि इतिहास को 3 भागों में बांटा हुआ है, प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक, है ना। तो आधुनिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आधुनिक का मतलब होता है कि हमारी जो सोच होती है ना, मतलब तर्क। जब इंसान तर्क करने लग जाए ना, तर्कवाद, कि क्यों, कैसे, कारण, मतलब उसको एक जिज्ञासा हो जानने की। क्योंकि इससे पहले क्या होता था ना, आधुनिक से पहले मध्यकाल में क्या होता था कि इंसान सिर्फ और सिर्फ सोचता था ना कि अरे जो भी हुआ है भगवान, सिर्फ और सिर्फ भगवान, या मतलब अल्लाह, ईश्वर, मतलब धर्म था मेन केंद्र। कौन था? धर्म, ठीक है ना। लेकिन आधुनिक में क्या हुआ, जब हम आधुनिक से आए, मध्यकाल से आधुनिक, तो ये हटकर क्या हो गया, सीधे सीधे तर्क में आ गया। इंसान ये बोलने लग गया कि आखिर क्यों, कैसे। और तर्क से क्या हुआ, मानववाद का विकास हुआ। मानववाद यानी कि मानव केंद्र में आ गया, मनुष्य केंद्र में आ गया, ठीक है ना, मनुष्य केंद्र में आ गया। क्यों? जैसे कि आप देख सकते हो, न्यूटन जो था, न्यूटन जब फल गिरा पेड़ से तो उसने बोला कि आखिर ये नीचे नीचे ही क्यों गिरा ये फल, क्यों आ गया ना, क्यों। तो ये क्या हो गया, तर्क समझे, तर्क। तो यही है आधुनिक। बस मेरा मतलब यही था आपको समझाना कि आधुनिक क्या होता है, आधुनिक क्यों बोलते हैं हम आधुनिक भारत। तो यही है आधुनिक सोच। मतलब वहाँ से क्या हुआ ना कि हमारी तर्क करने की शक्ति मनुष्य की वो स्टार्ट हो गई, ठीक है ना, और मानव केंद्र में आ गया। चलिए अब शुरू करते हैं। औपनिवेशिक शहर। पहला क्वेश्चन है, कालीकट चित्रकला का संबंध निम्नलिखित किस क्षेत्र में था? कलकत्ता, मद्रास, तमिलनाडु, गुजरात। इसका आंसर है ऑब्वियसली कलकत्ता। आपने सुना भी होगा कालीघाट चित्रकला के बारे में। इसका संबंध कलकत्ता से था और इसका उद्गम हुआ था 19वीं सदी में कलकत्ता के कालीघाट मंदिर में। इसमें हिंदू देवी देवता और उस समय के जो पारंपरिक किंवदंतियाँ होती हैं उनके पात्रों का चित्रण कर देखने को मिलता है हमें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत, पहला है कि रेलवे की शुरुआत 1858 में हुई। बिल्कुल गलत, आपको तो पता ही होगा वैसे, मतलब ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। 1853, मुंबई से ठाणे, शायद आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत वैसे नहीं है, बट फिर भी बता देती हूँ। दूसरा है, इससे भारतीय परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा मिला। बिल्कुल गलत। इससे ऑब्वियसली क्या हुआ था ना, जब रेलवे की शुरुआत हुई थी तो एक तरह से ये ना एक शोषण करने के लिए लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उससे और शोषण बढ़ा, ना कि परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा, बल्कि इनका पतन हो गया। तीसरा है, आर्थिक गतिविधियों का जो केंद्र था वो परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा। बिल्कुल सही, बस यही है इसका आंसर। हम पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन में, आपको थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में आ जाएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई, यानी कि पहला तो बिल्कुल गलत हो गया, बम्बई से ठाणे। रेलवे के विकास से भारतीय परंपरागत उद्योग को काफ़ी नुकसान पहुंचा। ये आपके ना मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में, क्योंकि एक होता है ना आर्थिक शोषण की नीति। जब आता है कोई क्वेश्चन तो उसमें आप रेलवे, सबसे इंपॉर्टेंट है रेलवे। तो उससे क्या हुआ था, परंपरागत उद्योगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। रेलवे के विकास से उद्योगों का कच्चा माल आसानी से मिलने लगा और इन मशीनीकृत सामानों की बराबरी भारतीय उद्योग नहीं कर सके और उनका पतन होने लगा। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा, क्योंकि ये शहर पुराने मार्गों तथा नदियों के समीप थे और रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र तथा और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु बन गए। उदाहरण के लिए गंगा के किनारे स्थित मिर्जापुर दक्कन से कपास तथा सूती वस्तुओं के संग्रह का केंद्र था, जो कि बम्बई तक जाने वाली रेलवे लाइन के अस्तित्व में आने के बाद अपनी पहचान खोने लगा था। अब समझे कि जो एक जैसे मिर्जापुर था वो किसके लिए फेमस था, कपास, सूती, लेकिन क्या हुआ ना कि वहाँ का कच्चा माल कहाँ जा रहा है, सीधे बम्बई वगैरह। तो बस वहीं पे बनने लगा, वहीं पे सब कुछ। तो एक परंपरागत जो उद्योग थे वो सब के सब खत्म होने लग गए धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 1872 में हुई थी, लेकिन जो नियमित जनगणना होती है वो 1881 में रिपन के टाइम पे होती है, रिपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आई थिंक ये दोबारा PDF में आ गया। चलिए 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है कारखाना और संस्थापक, मतलब यहाँ पे कारखाने हैं और यहाँ पे संस्थापक है। कहाँ कहाँ कारखाने किस किस कंपनी ने खोले। तो देखो, जैसे आपको नहीं आता, मान लो आपको पहला नहीं आता, ठीक है, तो आप पौंडीचेरी, अब ये तो आप सबको ही पता होता है कि पौंडीचेरी में किसने खोला था, फ्रांसीसी ने, है ना। एक आप मतलब वो करके चल सकते हो कि पौंडीचेरी ने किसने खोला था, फ्रांसीसी ने। और मद्रास में किसने खोला था, अंग्रेज, है ना। मद्रास जो है वो अंग्रेज आ जाएगा। और डच जो है ना, डच आ जाएगा आपका मछलीपट्टनम। आई थिंक मैं सही हूँ, डच जो है वो मछलीपट्टनम, नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। और जो पणजी, पणजी किसकी थी, यानी कि पुर्तगाल, तो ऐसे मिला, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। इसका आंसर आ जाएगा बी। तो देख लेते हैं, पणजी पुर्तगाल कब खोली गई थी, 1510 में। और मछलीपट्टनम 1605 में खोली गई थी डचों के द्वारा। और मद्रास अंग्रेज 1639 में, और पौंडीचेरी फ्रांसीसी 1673 में। ये आपको इसलिए याद रखने हैं सन वगैरह, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी वो ना ऐसे पूछ लेता है, जैसे पहले किसकी हुई स्थापना, मतलब एक सीक्वेंस वाइज में देने के लिए। तो अगर आपको पता होगा कि पणजी में पुर्तगाल 1510 में खोली थी, तो अगर आपको ये अगर ईयर याद होंगे तो आप इजीली सीक्वेंस उनको लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया। सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि सर्वेक्षण, मैपिंग वगैरह करना, है ना, 1878 में। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1878 में किया गया। और इसका कार्य क्या था, नक्शे तैयार करना। नक्शों से क्या होता है ना, एक इंसान को किसी को पता चल जाता है कि हाँ ये यहाँ पे हमें ये चाहिए, यहाँ पे हमें कच्चा माल है, यहाँ पे हमें ये करना है ना। कुछ भी मतलब नक्शा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज भी आप देखिए, कहीं जाते हैं तो नक्शा अगर आपको नहीं पता है, आप कहीं जा रहे हैं कैब में या कहीं भी, तो फिर बहुत परेशानी हो जाती है, पूछ पूछ के तो आप कहीं जा नहीं सकते हो ना ऐसे। तो नक्शा बहुत, तो इसीलिए भारत सरकार और किसी कोई भी मतलब एक सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ इंडिया, नक्शा भी बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, ये है किला और यह है स्थान, मतलब किला और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, स्थान। फोर्ट सेंट जॉर्ज के आगे लिखा हुआ है कलकत्ता, ये बिल्कुल गलत है। और फोर्ट विलियम के आगे लिखा हुआ बम्बई, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो फोर्ट विलियम तो ऑब्वियसली कलकत्ता, ये तो हम सबको पता होता है ना। और फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ, मद्रास में, और फोर्ट विलियम कलकत्ता में। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। मद्रास में पता ही है फोर्ट सेंट जॉर्ज, और कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी। और बम्बई स्थित फोर्ट ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। यूरोपीय व्यापारियों के साथ लेन देन चलाने वाले भारतीय व्यापारी, कारीगर, कामगार इन किलों के बाहर अलग बस्तियों में रहते थे। राइटर्स बिल्डिंग, राइटर्स बिल्डिंग यानी कि क्लर्क। राइटर्स क्या होते थे ना, क्लर्क बोला जाता था, ठीक है, इनको क्लर्क। तो ये कहाँ स्थित होते थे, कलकत्ता। कलकत्ता सबको पता है कि उस टाइम का एक केंद्र था, है ना, पढ़े लिखे लोगों का ना एक केंद्र माना जाता था कलकत्ता, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा, आज भी अगर आप देखोगे ना, तो सबसे ज़्यादा अगर पढ़े लिखे लोग, अगर आपको मतलब बूढ़े लोग, अगर आपको बूढ़े वहाँ पे मिलेंगे ना, तो आपको अनपढ़ नहीं मिलेंगे। वो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग कलकत्ता में ही आपको मिलेंगे। वो एक रीज़न था। वो आप इतिहास में अगर आपने पढ़ा होगा, वैसे आपको ना सिर्फ इतिहास के लिए ना MCQ ही नहीं पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। आपको अपनी सोच को डेवलप करना है ना। NCERT पढ़ो, बहुत सारी बुक्स भी पढ़नी चाहिए आप लोगों को। आप जो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, आपको अपनी एक सोच विकसित करनी है। तो आपको अलग अलग जो राइटर्स की बुक आती है, जैसे आज़ादी के बाद भारत, है ना, ये नेहरू, आज़ादी के बाद नेहरू, गांधी, इन सब की, गांधी जी की, इन सब की आपको बुक पढ़नी चाहिए, जिससे आपका थॉट एक बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा और बहुत अच्छे से एक सोच आपकी विकसित होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइटर्स बिल्डिंग मैंने बता दिया आपको कि ये अंग्रेज़ों का दफ्तर था। यहाँ पे मतलब राइटर्स का मतलब हो गया क्लर्क्स, बताया ना, नौकरशाही। तो क्लर्क के बिना तो ऑब्वियसली आज भी काम नहीं चल सकता, तो उस ज़माने में तो क्या ही चलेगा। अब है ब्रिटिश काल में प्रचलित पल्लडियन शैली, ये किससे संबंधित थी, पल्लडियन शैली। तो इसका आंसर हो जाएगा भवन निर्माण, बी, भवन निर्माण। 18वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने निजी मकान बनाने प्रारंभ कर दिए थे। इनमें से ज़्यादातर मकान पल्लडियन शैली के थे, पल्लडियन शैली, जो कि क्या होते, जिनमें गर्मी से बचने के लिए खंभों के सहारे बड़े बरामदे बनाए जाते थे। ये आप आज भी देख सकते हो, या मतलब देखते होंगे आपके जो पुराने घर होंगे, पुराने, अब तो खैर नए नए घर बनने लग गए हैं सबके ही, पर आपके पुराने घर होंगे आसपास, तो उनमें आपने देखा होगा खंभ, बरामदा होता था खंभों के सहारे ऐसे खड़ा करके ना। तो वो क्यों, ठंड, वो गर्मी से बचने के लिए। और अंग्रेज क्यों करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली अंग्रेज कहाँ से आए हुए थे, वो तो गर्मी झेल ही नहीं सकते थे, तो इसीलिए वो ऐसे इस प्रकार के घर बनाते थे। पल्लडियन शैली याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोदिनी दासी किस क्षेत्र से संबंधित थी। विनोदिनी दासी ये रंगमंच से संबंधित थी।
ऐसे जो वो होते हैं ना, मतलब नाम वगैरह, व्यक्ति स्पेशल, ये आपको इम्पॉर्टेंट होते हैं कुछ कुछ ना, तो वो आपको मतलब एग्जामिनर ज़रूर पूछता है ऐसे। विनोदिनी दासी का संबंध बंगाली रंगमंच से था। उन्होंने स्टार थिएटर कलकत्ता की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। ये थिएटर कई प्रसिद्ध नाटकों के लिए जाना जाता है। उन्होंने आमार कथा नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, आमार कथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र क्या था? ये तो सबको पता होगा, सूरत। भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र पश्चिमी तट पर स्थित सूरत शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मद्रास पट्टम में व्यापारिक चौकी की स्थापित की। अंग्रेजों ने क्या करा? पूर्वी तट पर मद्रास पट्टम में। ये बोल रहा है कि मतलब बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, दूसरा है, अंग्रेजों ने मद्रास पट्टम में बसने का अधिकार स्थानीय तेलुगु सामंतों से खरीदा था। ये पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तीसरा देखते हैं, डच प्रतिद्वंदियों के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी। गलत, डच नहीं, फ्रांसीसियों के कारण। याद होगा अगर आपको, फ्रांस और अंग्रेज, ठीक है ना, फ्रांस और अंग्रेज, इनके बीच में प्रतिद्वंदी थी, मतलब एक तरह से लड़ते रहते थे। बहुत सारे युद्ध भी हैं इनके, अगर आपने पढ़े होंगे तो। नहीं पढ़े होंगे तो इस वीडियो में, अगर सर ने पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाए होंगे तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी आपको। ठीक है, अंग्रेजों ने 1639 में पूर्वी तट पर स्थित मद्रास पट्टम में एक व्यापारिक चौकी की स्थापित की थी। इस बस्ती को स्थानीय लोग चेन्नापट्टनम कहते थे। 1 तो बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने चेन्नापट्टनम में बसने का अधिकार स्थानीय तेलुगु सामंतों से लिया था, मतलब खरीदा था उनसे। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन किसकी वजह से? फ्रांसीसी कंपनी की प्रतिनिधि के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी। यानी कि किसके कारण? मैंने बताया ना, फ्रांसीसी कारण, डचों के कारण नहीं। और 1761 में क्या, फ्रांसीसियों की हार के बाद मद्रास सुरक्षित हो गया। लास्ट में सबको ही पता है कि अंग्रेज जीत गए और अंग्रेजी कंपनी का यहाँ पर स्थापित होगी भारत में, और फ्रांस हार गया। अगर फ्रांस, ये क्वेश्चन बनता है मेंस के, अगर फ्रांस जीत जाता है, अंग्रेज अगर हार जाते तो क्या होता भारत का दृश्य? या ये बोला जाता है कि अगर जो तृतीय युद्ध था, मतलब पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था ना, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, उसमें बोला जाता है अगर मराठा नहीं हारते, मतलब एक होता है ना एक हिस्ट्री में, आप अगर ऐसा होता, तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा मेंस के लिए। तो ये आपको एक थॉट्स, जब आप थॉट आपके बिल्डअप होंगे ना, आपके सोचने की समझने की शक्ति आपकी बिल्ड होगी, तब आप इसको आंसर को बहुत अच्छे से लिख पाओगे। तो फिर क्या होता? तो हमारा शायद इतिहास ही अलग होता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में वेल्लालार का संबंध किससे था? वेल्लालार, ठीक है ना, ये आई थिंक स्थानीय ग्रामीण जाति। देखते हैं इसका आंसर, 12 का सी, यस। शुरुआत में मद्रास में कंपनी के तहत नौकरी पाने वाले लगभग सभी वेल्लालार ही थे। यह एक स्थानीय ग्रामीण जाति थी। उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार तेलुगु कोमाटी समुदाय मद्रास में एक ताकतवर व्यावसायिक समूह था। तो आपको ये बस यही करना है, वेल्लालार क्या थे? तो ग्रामीण जाति थी स्थानीय जो वहाँ की। मद्रास में पेरियार और वन्यार का संबंध, मतलब कौन सा कथन सही है इनके संबंध में? पहला है कि राजा के सामंतों का समूह जो बाद में अंग्रेजों के प्रति वफादार हो गए, ये गलत है। और सी है संपन्न शहरी वर्ग जिसका व्यापार पैकेज, बिल्कुल गलत है। और इसका आंसर है गरीब कामगार वर्ग। याद रखना, जो पेरियार और वानियार थे वो गरीब कामगार वर्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मद्रास के माइलापुर तथा ट्रिप्लिकेन स्थानों का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका आंसर है हिंदू धार्मिक केंद्र थे ये। ठीक है, ये याद रखना, ये मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत रेयर होते हैं और ये एनसीईआरटी में ही आपको मिलेंगे और कहीं नहीं मिल सकते। माइलापुर और ट्रिप्लिकेन ये हिंदू धार्मिक केंद्र थे। इनका संबंध किससे? ये अच्छा, हमारा चैप्टर का नाम क्या है? औपनिवेशिक शहर, ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं औपनिवेशिक शहर, ठीक है। आपने देखा होगा चैप्टर का नाम था औपनिवेशिक। आपने देखा होगा कलकत्ता आया, मद्रास आ रहा है, बम्बई आ रहा है ना। तो याद रखना यही मेन शहर थे उस समय। मेन मद्रास, कलकत्ता, ये सब क्या है? आपने देखा होगा ये सब समुद्र के किनारे कहीं ना कहीं इनकी, या नदी समुद्र है ना, व्यापारी केंद्र हैं इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए अंग्रेज वहीं पे बस रहे थे क्योंकि उनका फ़ायदा था ना इन सब में, व्यापार वगैरह करना, यही सब तो कर रहे थे वो, लूट ही तो रहे थे भारत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिल में पेठ शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था? बस्ती, व्यापारिक नगर, शहर व गांव। पेठ यानी कि बस्ती, याद रखना बस्ती। तमिल में पेठ शब्द का प्रयोग बस्ती के लिए किया जाता है, जबकि पुरम शब्द किसके लिए? गांव। पुरम गांव और पेठ बस्ती। ये मैच द फॉलोइंग आ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। सिर्फ यही नहीं, जो नीचे एक्सप्लेनेशन में ना पुरम गांव, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने
नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया? ऑब्वियसली वेलेस्ली, ये वेलेस्ली का काम था। वेलेस्ली 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया। इस विषय में कई कमेटियों का गठन किया। लॉटरी कमेटी का गठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? लॉटरी कमेटी नगर नियोजन से संबंधित था। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, देखते हैं इसका। लॉटरी कमेटी मैं आपको बताऊंगी। लॉटरी कमेटी का जो गठन था वो नगर नियोजन से संबंधित था, ठीक है ना। ये क्या होता था ना, नगर सुधार के लिए किया जाता था, और इसमें ना केवल और केवल सरकार ही नहीं करती थी, बल्कि जनता भी इसमें, मतलब नागरिक भी इसमें भाग लेते थे। क्या होता था कि पैसों की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर की जाती थी। समझे आप, लॉटरी बेची जा रही है मतलब पैसे वो करने के लिए, ताकि भागीदारी जनता की भी, अर्थात शहर के विकास की जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार की अपितु नागरिकों की भी थी। तो लॉटरी व्यवस्था याद रखना नगर नियोजन से संबंधित है। ब्रिटिश कालीन बम्बई शहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 60 टापुओं को मिलाकर बना था। बिल्कुल सही है ये तो। यह दूसरा, यह औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। बिल्कुल सही। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। बल्कि आज वाणिज्यिक राजधानी तो उस मतलब औपनिवेशिक में क्या, आज भी अगर देखा जाए तो आर्थिक राजधानी मुंबई को ही बोला जाता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि 60 टापुओं का शहर था मुंबई, और ये औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह होने के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। 19वीं सदी के अंत तक भारत का आयात निर्यात, है ना, यही सब मुंबई से ही होता था। इस व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु अफीम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। अफीम के लिए तो युद्ध भी हुए हैं, पढ़ाऊंगी मैं आपको। जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगी ना, तो मैं आपको अफीम से रिलेटेड जो युद्ध हुए हैं ना इतिहास में, वो भी जरूर पढ़ाऊंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा? ऑब्वियसली बम्बई। भारत का सरताज कौन है? बम्बई। अब तो खैर इसका नाम मुंबई हो गया है। बहुत खूबसूरत शहर है, ज़रूर जाना, जब आपको समय मिलेगा ज़रूर जाना। चलिए, 1869 में स्वेज नहर को खोला गया, जिससे विश्व व्यवस्था के साथ बम्बई के संबंध मजबूत हुए। बम्बई सरकार तथा भारतीय व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए मुंबई को भारत का सरताज शहर घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई भवन निर्माण शैली नवशास्त्रीय या नियो क्लासिकल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सजावट के लिए फूल पत्तियों के चित्रों के निर्माण पर अधिक बल दिया जाता था। दूसरा, यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से प्रेरित थी। तीसरा, अंग्रेजों ने इसका प्रयोग भव्यता प्रदर्शित करने के लिए किया। इसका आंसर मेरे हिसाब से, अभी मैं आंसर देखूंगी, वैसे दो और इसका सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है। ये फूल पत्तियों के लिए फूल पत्ती चित्र नहीं थे इसमें, ये ज्यामितीय वाला था जो हमने नियो क्लासिकल था ना। वैसे हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, डी इसका आंसर है, डी यानी कि केवल सेकंड और थर्ड, फर्स्ट नहीं है। अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई भवन निर्माण शैली नवशास्त्रीय या फिर नियो क्लासिकल, इसकी विशेषता थी कि बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचना का निर्माण था, न कि फूल पत्ती वगैरह, समझे, रेखा गणित। दूसरा है कि यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से प्रेरित थी, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधित और लोकप्रिय बनाया गया था। और तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उसे खास तौर से अनुकूल माना जाता था। अंग्रेज समझते थे कि जिस शैली में शाही रोम की भव्यता दिखाई देती थी, उसे शाही भारत के वैभव की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। और उल्लेखनीय है कि इस स्थापत्य शैली की भूमध्य सागरीय उत्पत्ति के कारण इसे उष्ण कटिबंधीय मौसम के अनुकूल भी माना गया है। 1833 में बम्बई का टाउन हॉल इसी शैली में बनाया गया, याद रखना, ठीक है ना, न्यू क्लासिकल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई नव गॉथिक शैली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नव गॉथिक शैली। पहला है कि ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराब, बारीक साज सज्जा। दूसरा, इस शैली का उद्गम गिरजाघरों से हुआ। तीसरा, बम्बई के बुनियादी ढांचे का निर्माण इसी शैली में हुआ। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे जाते हैं। एक्सप्लेनेशन वही है जो सारा सही है। बम्बई, एक बार मैं इसको पढ़ लेती हूँ। बम्बई के बुनियादी ढांचों का जो निर्माण था इसी शैली में किया गया, जैसे कि सचिवालय हो गया, विश्वविद्यालय बम्बई का, उच्च न्यायालय, और जो सबसे बेहतरीन था वो था विक्टोरिया टर्मिनस, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में भारतीय तथा यूरोपीय दोनों की विशेषताएं मिलती है? भारतीय यूरोपियन इंडो सार्सोनिक शैली, इसका आंसर हो गया इंडो सार्सोनिक शैली। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
1911 में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस शैली का उदाहरण है? ये है गुजराती शैली का उदाहरण। आपको याद होगा जमशेदजी टाटा ने ताजमहल होटल का, बल्कि इसमें दे ही रखा है, जमशेदजी टाटा ने ताजमहल होटल का निर्माण भी इसी शैली में करवाया था। तो याद रखना, जो 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बना था वो क्यों बनाया गया था, पहले पता ही होगा वैसे आपको। जॉर्ज पंचम राजा थे और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए बनाया गया था। किस शैली में? गुजराती शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? 1911 में। ये यहाँ पे एक पता होगा, हार्डिंग केस भी पता होगा, नहीं पता होगा तो ज़रूर पढ़ना और कमेंट में मुझे बताना क्या था हार्डिंग केस, ठीक है। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1857 में, याद रखना से। पहली स्पिनिंग व्हील और विविंग मिल, पहले स्पिनिंग व्हील और विविंग मिल की स्थापना कहाँ और कब की गई? इसकी स्थापना बम्बई 1857 में की गई। अब ये औपनिवेशिक वाला जो शहर है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से इसको 2-3 बार इसको याद करके, है ना, इसको नोट करने की तो ज़रूरत नहीं है, बस इसको याद करके आपको MCQ वैसे ही याद हो जाएंगे अगर आप 2-3 बार इसको देखोगे तो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।